Hi everyone, this is the 1000 Prelims PYQ series and sincerely, if you complete this entire series, Prelims Hall mein every third question will look familiar to you because a lot of questions are repeated from PYQs. So watch this complete video seriously and make notes of it. And if you want detailed PDF analysis, जो मैंने इन questions का किया है, you can access them from the Telegram group. So let's start today's set of PYQs and this is the part 1 of 2025 Prelims paper. Question number 1 है with reference to investments consider the following bonds, hedge funds, stocks, venture capital. How many of the above are treated as alternative investment funds? अब ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स कौन से होंगे जो बियॉन्ड ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट होंगे, अभी तो उसको अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स कहा जाएगा. और ऐसे फंड्स कौन से होंगे, आपको पता है कि बॉन्ड्स ये ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक्स ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है. क्यों ट्रेडिशनल है? क्योंकि यू एंड आई हम दोनों ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. इसी तरह म्यूचुअल फंड्स ये भी ट्रेडिशनल फंड्स होंगे. लेकिन क्या हेज फंड्स और वेंचर कैपिटल ये आपके और मेरे काम की चीज़ है? तो इसका आंसर है नो. ये बड़े लोगों की चीज़ है, जो बिगर इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए ये फंड्स होते हैं. इनको हम अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स कहते हैं. इसी में आपको दिखता है कि एंजल फंड्स भी काउंट किया जा सकता है. म्यूचुअल फंड्स को छोड़ के और जो आपको दिख रहा है फंड्स जहाँ पे ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है फंड्स, उनको आप अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स कहते हो. तो यहाँ पे ये दोनों अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर बी ओनली 2, जो कि बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स है. यहाँ से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन की अगर आप बात करोगे तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को लेके सेबी के पास कुछ ना कुछ तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा. और ये फ्रेमवर्क क्या है? ये 2012 का फ्रेमवर्क है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को रेगुलेट करने के लिए. क्या इस तरीके की इन्फॉर्मेशन कभी पूछी जाएगी? तो इसका आंसर है नो. मैंने आपको ये क्यों बताया? क्योंकि आपको ये पता रहे कि ये रेयरली पूछे जाने वाली इन्फॉर्मेशन है. तो जब भी आप इस तरीके से एनालाइज करोगे, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को अवॉइड करोगे. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन से सोर्सेज है? बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बिल्कुल इससे पैसे बनाता है आरबीआई. बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी को कम रेट्स पे लेके हायर रेट्स पे सेल करना, बिल्कुल बना सकता है. पेंशन फंड मैनेजमेंट, पेंशन फंड मैनेजमेंट की बात आएगी, आरबीआई का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे. यहाँ पे रोल होगा ईपीएफओ का, यहाँ पे रोल होगा पीएफआरडीए का. आरबीआई का कोई रोल नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत है. इसके बाद लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज, ये आप देख रहे हो लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज. आरबीआई जो है वो बैंक्स को पैसे देता है, जिसमें कमर्शियल बैंक्स हो सकते हैं जिनको वो पैसे देगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पैसे देगा, लेकिन बैंक्स को कंपनीज को पैसे नहीं देगा. ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो इनको पैसे दे सकते हैं, लेकिन आरबीआई डायरेक्टली इनको पैसे नहीं देगा. आरबीआई को हम बैंकर्स टू बैंक्स कहते हैं, तो ये बैंक्स को पैसे देता है, ना कि कंपनीज को. तो ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है. इसके बाद है प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स. प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग का काम आरबीआई का ही है. करेंसी को प्रिंट करने में पैसे कम लगेंगे और जब आप उसको सर्कुलेट करोगे उसके रिटर्न में आप ज़्यादा पैसे ले सकते हो. ज़्यादा पैसे का मतलब कि आप बॉन्ड्स वगैरह सेल करके पैसे ले सकते हो. तो आपको दिख रहा है कि इससे भी पैसे आरबीआई बनाएगा. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ. अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देनी थी कि ये जो पेंशन फंड की बात थी, यहाँ से तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ईपीएफओ का रोल यहाँ दिखेगा, पीएफआरडीए का रोल यहाँ पे दिखेगा. दूसरा, लेंडिंग की बात थी, प्राइवेट कंपनीज को क्यों पैसे देगा आरबीआई, ऐसा कभी आपने सुना नहीं है. तो ये दो चीज़ें ध्यान देने वाली थी. आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. ऑर्गेनाइजेशन दी है, उसके कुछ फंक्शंस है एंड वो किसके अंडर में काम करता है. पहली ऑर्गेनाइजेशन है डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, जहाँ पे फंक्शन है इन्फोर्समेंट ऑफ द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018. इट वर्क्स अंडर इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन 1, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का रोल यहाँ पे क्यों होगा? जब बात आ रही है पैसे की, बात आ रही है मनी की, तो होम अफेयर्स क्या करेगा? यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दिखेगा आपको, तो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री होनी चाहिए, ना कि होम अफेयर्स. तो ये तो गलत आपको दिख रहा है. यहाँ पे ये अटेंशन वाली चीज़ थी, ये जैसे ही आपको दिखा इसको क्रॉस करना था, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री का रोल दिखेगा. पहला गलत हो गया. सेकंड है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस enforces the provision of the Customs Act 1962. डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस.
बिल्कुल डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इसके अंडर में ही काम करेगा, तो ये करेक्ट है। अभी आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने इस सेकंड कॉलम पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, मैं आगे समझाता हूँ क्यों नहीं ध्यान दे रहा। इसके बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम्स एंड डेटा मैनेजमेंट कैरिंग आउट बिग डेटा एनालिटिक्स टू असिस्ट टैक्स ऑफिसर्स फॉर बेटर पॉलिसी एंड नैबिंग टैक्स इवेडर्स, किसके अंडर में है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब यहाँ पे आप देख रहे हो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसका कोई भी लिंकेज डेटा मैनेजमेंट से नहीं दिख रहा। अगर डेटा मैनेजमेंट की बात होगी तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में क्यों रखा जाएगा? और डायरेक्टरेट ऑफ जनरल सिस्टम्स एंड डेटा की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये भी आपको गलत दिख रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली वन, जो कि ये सेकंड वाला ऑप्शन है। अब आप ये समझो, ये जो सेकंड कॉलम था इसको मैंने अवॉइड क्यों किया? इसको अवॉइड करने का रीजन था, कुछ हिंट्स आपको कमीशन देता है अपनी लैंग्वेज के अंदर। उसकी लैंग्वेज को अगर आप थोड़ा सा नोटिस करोगे तो यहाँ पे देखो ऑर्गेनाइजेशन दिया है, ठीक है, यहाँ पे इट वर्क्स अंडर जो भी मिनिस्ट्री होगी वो, लेकिन ये वाला कॉलम आप देखोगे तो यहाँ पे मेंशन है सम ऑफ इट्स फंक्शंस। अब सम ऑफ इट्स फंक्शंस की बात का है, सारे फंक्शंस की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हम सेटअप करेंगे तो क्या उसके अंदर सिर्फ एक फंक्शन होगा? तो इसका आंसर है नहीं, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होंगे। जैसे डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट की बात हो रही है तो ये एक फंक्शन उसका हो सकता है। इसी तरह रेवेन्यू इंटेलिजेंस की बात हुई तो ये एक फंक्शन हो सकता है, इस एक्ट को इन्फोर्स करा सकता है ये ऑर्गेनाइजेशन। और इसी तरह अगला भी, इसमें भी ये एक फंक्शन हो सकता है जो कि दिख रहा है, बिग डेटा एनालिटिक्स वगैरह की बात हो रही है। लेकिन जब मिनिस्ट्री की बात आती है, यहाँ पे थोड़ा अटेंशन आपको देना था, क्योंकि जब रेवेन्यू की बात हुई तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगा, लेकिन जब ईडी की बात होगी तो ये होम मिनिस्ट्री थोड़ी ना होगा, यहाँ पे भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगा। इसी तरह जब सिस्टम्स एंड डेटा मैनेजमेंट की बात होगी तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्यों होगा? कोई रीजन है इसका होने का? बिल्कुल रीजन नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। अब ये आपका काम है, आप लोग बताओ कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में ये जो है ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखती है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान देने वाली थी, सेकंड कॉलम में कंफ्यूजन नहीं था, कंफ्यूजन थर्ड कॉलम में था। अगर आप इसको फोकस करते इजीली सॉल्व हो जाता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया mandates all the listed companies in India to submit a business responsibility and sustainability report। BRSR रिपोर्ट है और इसमें कहा गया कि सारी लिस्टेड कंपनीज को ये सबमिट करने की जरूरत है। अब यहाँ पे क्या ध्यान देने वाला है वो समझो। अगर आप ट्रेडिशनल जो एक स्ट्रक्चर है, जो एलिमिनेशन की टेक्निक है, उसको फॉलो करोगे तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि जब यहाँ पे आप पढ़ना चालू करोगे, आपने चालू किया आरबीआई, ठीक है, मैंडेट्स ऑल द लिस्टेड कंपनीज। अब ये ऑल देखोगे आप, और जो गुरुज हैं वो कहेंगे एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसको करेक्ट की जगह इनकरेक्ट कर दो, आपकी ये टेक्निक काम करेगी। लेकिन एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे ऑल को फोकस करने के बजाय सबसे पहला आपका फोकस आरबीआई के ऊपर जाना चाहिए था। जब ये पूरा स्टेटमेंट आप पढ़ लेते तो क्यों जाना चाहिए था वो समझो। जब बात आती है बिजनेस की, तो बिजनेस से रिलेटेड आपको दिखेगा सेबी इन्वॉल्व होगा, ना कि आरबीआई। आरबीआई कब इन्वॉल्व होगा? जब बैंकिंग सिस्टम की बात होगी। बैंकिंग सिस्टम होगा, आरबीआई होगा, बिजनेस होगा, सेबी होगा। तो जैसे ही बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट की बात हुई, तुरंत आपको क्लिक करना था आरबीआई का इसमें क्या रोल। कोई रोल नहीं है तो इसको कट कर दो। हाँ, ये आपके लिए काम कर सकता है, ये गलत है स्टेटमेंट, लेकिन जरूरी नहीं कि ये हमेशा ही गलत हो। क्यों, ये भी समझो। अगर लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी बहुत कम होंगी, लिस्टेड है तो लिमिटेड होंगी। सभी के लिए मैंडेटरी किया जा सकता है कि वो ये रिपोर्ट सबमिट करे। तो अगर यहाँ पे आरबीआई की जगह से भी मेंशन होता तो चांसेस थे कि आपका ये जो ऑप्शन है, ये ऑल के चक्कर में आप इसको गलत कर देते। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। टेक्निक्स लगाओ, एलिमिनेशन की ट्रिक्स लगाओ, लेकिन कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है उसको जरूर से ध्यान दो। तो यहाँ पे आरबीआई फोकस एरिया था, ना कि ये ऑल। तो आपको ये चीज इससे पता लगी होगी, जो एलिमिनेशन गुरु है उनकी बात आपको हमेशा नहीं माननी है, ठीक है। बिजनेस जो है वो फैसिलिटेट कौन करा रहा है? सेबी करा रहा है, ना कि आरबीआई। अगला पॉइंट क्या है? इन इंडिया अ कंपनी सबमिटिंग बीआरएसआर मेक्स डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। सस्टेनेबिलिटी की बात होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होगी, सीएसआर की बात होती है, ईएसजी मैट्रिक्स आप ध्यान देते हो। यहाँ पे प्रॉफिट्स की बात नहीं होती, यहाँ पे प्रॉफिट्स का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे जनरली जो है नॉन फाइनेंशियल इन नेचर आपको देखने को मिलेगी, लार्जली जो है नॉन फाइनेंशियल इन नेचर ये रिपोर्ट दिखेगी। तो ये चीज़ जो है यहाँ से आपकी करेक्ट हो जाएगी और फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बी, सेकेंड ओनली। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वो नुएंसेस को समझ रहे हो जो
आपको फोकस करना था इस क्वेश्चन को आंसर करते टाइम, ना कि ये जो एलिमिनेशन की टेक्निक्स हैं उसको। ये तो खैर बहुत बेसिक है, इस तरह तो आपके सारे आंसर सही हो जाएंगे, लेकिन रियल एग्जाम में आप वो गलतियां करके आते हो, किसी भी गुरु को देख लोगे और उसको फॉलो करके कोई टेक्निक लगाओगे और आपका एग्जाम रह जाता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है, इन इंडिया इनकम फ्रॉम अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फार्मिंग एंड वूल rearing इन रूरल एरियाज इज exempted फ्रॉम एनी टैक्स। रूरल एरियाज में टैक्सेशन की बात होती है, तो जो एग्रीकल्चरल इनकम है उस पर टैक्स जो है वो आपको दिखता है कि एग्जेम्प्टेड है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है। यहाँ पे आप देखोगे अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की बात हुई है, और जो टैक्स एग्जेम्पशन है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज पे आपको दिखता है। उसमें भी कुछ सिचुएशन है, उसमें भी कुछ कंडीशंस है। जैसे कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की ही अगर बात की जाए तो इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, कल्टीवेशन से रिलेटेड जो भी चीजें हो रही है वो हो गई, उसके प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो भी है, उसको फिट टू मार्केट बनाने में जो भी चीजें लगेंगी वो आपको दिख रहा है कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में काउंट होगा। इसमें क्या होगा, कल्टीवेशन से रिलेटेड प्रोसेसिंग हो गया, कल्टीवेशन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी और हो गई, और उसी से रिलेटेड फिट टू मार्केट बनाना, ये काउंट होगा किसमें, ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में काउंट होगा या फिर एग्रीकल्चरल इनकम में काउंट होगा। और अलाइड जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है उसमें पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, वुल रेयरिंग हो गया, ये सारी जो चीजें हैं ये सारी अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में है, अलाइड एग्रीकल्चरल इनकम है, तो इस पर टैक्स लगेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट आपको दिख रहा है कि रॉन्ग है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट कंसिडर्ड अ कैपिटल एसेट अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। देखो ये जो सारा कुछ हम कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल इनकम को एग्जेम्प्ट करना टैक्स से, एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर उसको कैपिटल एसेट नहीं काउंट करना, जो भी रेंट एग्रीकल्चरल लैंड से मिलता है उसको टैक्स से एग्जेम्प्ट करना, ये सारी चीजें हम क्यों कर रहे हैं? ये सारी चीजें हमने एग्रीकल्चर और फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए की। ये चीज आपको क्लियर हो रही है? तो ये ऑप्शन तो सही होता हुआ दिख रहा है कि अगर उसके एग्रीकल्चरल लैंड को हम कैपिटल एसेट मानेंगे तो उस पर टैक्स तो देना होगा अगर वो सेल होगा या फिर रेंट वगैरह होगा तो ये ऑप्शन तो सही होगा, क्योंकि हमने सपोर्ट करना है फार्मर्स और एग्रीकल्चर को। ये वाला गलत दिख रहा था क्योंकि अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज यहाँ पे दिख गई। इसमें एक और कंडीशन क्या है, ये जो यहाँ पे एग्जेम्प्ट फ्रॉम एनी टैक्स लिखा हुआ है इस पे भी थोड़ा ध्यान दो। ये जो एनी टैक्स है, एनी भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, लेकिन कंफ्यूजिंग यहाँ पे क्यों है वो समझो। टैक्स की बात होगी तो आप सेंट्रल टैक्स और स्टेट वाले को अलग करके नहीं देखोगे जनरली, लेकिन यहाँ पे एनी के अंदर ये दोनों काउंट होंगे। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल टैक्स से एग्जेम्प्टेड है, ना कि स्टेट टैक्स। स्टेट जो है लेवाई कर सकता है टैक्स, उस पर लगा सकता है टैक्स, तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान देनी है कि स्टेट जो है उस इनकम पे डायरेक्ट टैक्स लगा सकता है। तो ऐसे भी ये स्टेटमेंट गलत होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 2 खाली करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट बट सेकेंड इज करेक्ट। तो कुछ इस तरीके से आपको अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। इतने सारे इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में चलनी चाहिए, सारी नहीं चलेंगी लेकिन ट्राई करना है कि इस तरीके से आप सोचो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया हैज ज्वाइंड द मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर। ठीक है, ज्वाइन कर सकता है इंडिया, तो चांसेस है कि करेक्ट होगा। ऐसे स्टेटमेंट्स जनरली करेक्ट होते हैं क्योंकि बहुत सारी पार्टनरशिप होती है, और पार्टनरशिप क्यों नहीं ज्वाइन करेगा इंडिया, बिल्कुल करेगा। तो ये करेक्ट हो गया। सेकेंड है, इंडिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट इट हैज आइडेंटिफाइड। अब एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करो, पहला तो ये ऑल, ये हो गया एक्सट्रीम, ठीक है। दूसरा ये 30 क्रिटिकल मिनरल्स, तो वो क्रिटिकल भी है और वो सारे के सारे जो है इंडिया में आपको दिख रहे हैं। तो ये अपने आप में क्या दिख रहा है कि बहुत रेयर स्टेटमेंट है, बहुत ही ज़्यादा रेयर सिचुएशन है कि पहला तो वो सारे के सारे क्रिटिकल है और उसके बाद वो सारे के सारे जो है इंडिया में दिख रहे हैं आपको। तो ये चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है और यहाँ पे आप अटेंटिव हो जाओगे। ये कॉमन सेंस अप्रोच है, इसको आप कोई एलिमिनेशन नहीं कहोगे, ये कॉमन सेंस है कि ऑल और 30 क्रिटिकल मिनरल्स कैसे होंगे, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद है, द पार्लियामेंट इन 2023 हैज अमेंडेड द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 empowering the central government to exclusively auction mining lease and composite license for certain critical minerals। देखो सर्टेन क्रिटिकल मिनरल्स की बात हो रही है और इस तरीके का कोई एक्ट आपको दिख रहा है। जनरली हमने देखा है, जनरली क्या 99% हमने देखा है कि जब क्वेश्चन इस तरीके का होता है तो वहां पे ये जो एक्ट वगैरह है ये करेक्ट ही दिखते हैं आपको। इस लेवल पे जाके कमीशन आपको परेशान नहीं करता,
कमीशन ऐसे स्टेटमेंट्स में आपको ट्रैप करने की कोशिश करता है जहां से आप निकल सकते हो। तो यहाँ पे ये सिर्फ ट्रैप था, ये और ये जो है ट्रैप नहीं था। तो जैसे ही आप सेकंड को रॉन्ग करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 दिया है, एज रिगार्ड्स रिटर्न्स फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क देन स्टॉक होल्डर्स। अब यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस करनी है, बॉन्ड होल्डर्स और स्टॉक होल्डर्स की बात हुई है। अगला देखते हैं, उससे और ज्यादा क्लियर होगा। अगला स्टेटमेंट है, बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू अ कंपनी वेयर एज स्टॉक होल्डर्स आर इट्स ओनर्स। यहाँ से क्लियर हो गई होंगी चीजें। जब हम स्टॉक की बात करते हैं, जब आप स्टॉक होल्ड करते हो तो आप क्या कर रहे हो इस सिचुएशन में, आप किसी भी एक कंपनी के फ्रैक्शन को ओन कर रहे हो, उसके फ्रैक्शन को आपने खरीद लिया, उसको ओन कर लिया। इसी का मतलब होता है स्टॉक, इसी का मतलब होता है स्टॉक होल्डिंग। तो आपने क्या किया, आपने फ्रैक्शन को खरीद लिया, और इसी को हम इक्विटी कहते हैं ना, इक्विटी होल्ड किया आपने। इक्विटी मार्केट में आप ट्रेड करते हो, तो आपने क्या किया, इक्विटी को होल्ड किया। आपने सुना होगा ये जो अभी शार्क टैंक इंडिया है, उसके अंदर आपको दिखता है कि इक्विटी की बहुत बातें होती है। इक्विटी मतलब क्या है कि वो अपनी कंपनी का कुछ स्टेक आपको दे रहे हैं। तो स्टॉक होल्डर मतलब आप उसकी इक्विटी को होल्ड कर रहे हो, जिससे आप क्या हो रहे हो, आप कंपनी के ओनर बन रहे हो। तो ये पार्ट करेक्ट है। वहीं पे जब बॉन्ड होल्डर्स की बात आती है, ये आपको दिखता है कि डेप्थ मार्केट में ये सारी चीजें आपको दिखती हैं, बॉन्ड्स वगैरह। तो जब डेप्थ मार्केट में ये चीजें दिख रही है, तो आपको कैसे पता लग रहा है कि आप डेप्थ दे रहे हो कंपनी को, आप क्या कर रहे हो, लेंड कर रहे हो कंपनी को पैसे। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि आप लेंडर हो, और स्टॉक होल्डर वाले में आप ओनर हो। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। इसी के बेसिस पे जब आप इस स्टेटमेंट को देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो बॉन्ड होल्डर है, यानी कि जो लेंडर है, वो कम रिस्क पे क्यों होगा, लोअर रिस्क पे क्यों होगा। क्योंकि कंपनी सबसे पहले क्या करेगी, उसके पास पैसे आएंगे, तो सबसे पहले वो अपने बोरोविंग्स को खत्म करेगा, अपने उधारी को खत्म करेगा। तो बॉन्ड होल्डर्स को पहले पैसे दिए जाएंगे। रही बात दूसरा स्टॉक होल्डर्स की, तो स्टॉक होल्डर्स जो है सेकेंडरी होंगे, क्योंकि ये तो ओनर है, ये तो रिस्क भी साथ में झेलेंगे। तो स्टॉक होल्डर्स जो है वो लोअर ज्यादा रिस्क पे होंगे रिलेटिवली बॉन्ड होल्डर्स के। तो यहाँ पे भी वही कहा गया, बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर टू बी एट लोअर रिस्क देन स्टॉक होल्डर्स। तो लोअर रिस्क पे कौन है, बॉन्ड होल्डर्स। तो ये भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है, फॉर रीपेमेंट पर्पज बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर स्टॉक होल्डर्स बाय अ कंपनी। जो भी मैंने एक्सप्लेन किया कि पहले आप उधारी चुकता करोगे, तो बॉन्ड होल्डर्स कौन है, जिन्होंने आपको उधार दिया, तो आप पहले इनके पैसे दोगे, फिर उसके बाद ओनर में आप पैसे बांट दोगे, या फिर जो भी पार्टनर्स है उनमें। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कि जो स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड है, उसने क्लियरली एक्सप्लेन किया स्टेटमेंट 1 को। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया अकाउंट्स फॉर अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ग्लोबली, दस एग्जिबिटिंग अ ग्रेट बूम। अब ये स्टेटमेंट आप जो देख रहे हो, ये पढ़ने में ही आपको सही लगना चाहिए, क्योंकि इंडिया के अंदर ट्रेड मार्केट कह लो, स्टॉक मार्केट कह लो, उसके अंदर एक बहुत बड़ा बूम दिखा है पोस्ट कोविड। ऐसे में इंडिया जो है वेरी लार्ज पोर्शन तो होल्ड करेगा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है। सीधी सी बात है, हमारे मार्केट का साइज भी इंक्रीज कर रहा है और वो भी बड़ा होगा। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट आपको दिख रहा है। सेकंड क्या है, इंडियाज स्टॉक मार्केट हैज ग्रोन रैपिडली इन द रिसेंट पास्ट, इवन ओवरटेकिंग हांगकॉन्ग्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। बिल्कुल ये हुआ है, क्योंकि इंडिया का जो मार्केट है, इंडिया की जो इकोनॉमी है, वो ग्रो की है। आपको दिखा जल्दी ही इंडिया ने फोर्थ पोजीशन होल्ड की इकोनॉमी के अंदर। तो इसी तरह इंडिया ने हांगकांग को पीछे करके फोर्थ पोजीशन होल्ड की है अभी। स्टॉक मार्केट की बात करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट अभी फोर्थ पोजीशन पे है। तो फोर्थ लार्जेस्ट मार्केट आपको दिख रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट है। किसको बीट किया हमने, हांगकांग को। हमसे ऊपर कौन है, सीधी सी बात है, सबसे पहले तो यूएस होगा, उसके बाद चाइना होगा, और उसके बाद फिर जापान होगा, और फिर आपको दिख रहा है कि इंडिया। तो ये अभी का ऑर्डर है, सबसे पहले यूएस, चाइना, जापान एंड इंडिया। तो इंडिया जो है बहुत बड़ी मार्केट है, फोर्थ लार्जेस्ट मार्केट है, हमने बीट किया हांगकांग को। अगला पॉइंट क्या है, देर इज नो रेगुलेटरी बॉडी आइदर टू वार्न द स्मॉल इन्वेस्टर्स अबाउट द रिस्क ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग और टू एक्ट ऑन अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स इन दिस रिगार्ड। अब आपने कोई भी वीडियो देखी होगी म्यूचुअल फंड्स की, किसी स्टॉक एक्सचेंज की, आपको दिखता है कि वो एक गाइडलाइन पहले देते हैं, एक डिस्क्लेमर देते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो किया गया। सेबी अगर इन चीज़ों को रेगुलेट नहीं करेगा, इसमें क्या इन्वॉल्व है, इसमें मनी इन्वॉल्व है, और पैसा जहाँ इन्वॉल्व होगा
उसका रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और पैसा इन्वॉल्व है तो सेबी जो है वो छोड़ने भी नहीं वाला आपको। क्रिप्टो मार्केट दिखा था, क्रिप्टो मार्केट को जैसे ही थोड़ा सा बूम मिला, सेबी ने रेगुलेट करना चालू कर दिया। तो यहाँ पे भी रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है? सेबी है, और वो बहुत तरीके से इसको रेगुलेट करती है। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट इनकरेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट, यानी कि ये सही था, ये सही था। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत बेसिक सा ये क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगला स्टेटमेंट है सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स एज इनपुट्स। ठीक है। थर्ड है सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब सबसे पहले तो सर्कुलर इकोनॉमी क्या है? सर्कुलर इकोनॉमी वही होगी जहाँ पे आपको रिसाइकलिंग दिखेगी, जहाँ पे आपको रीयूज दिखेगा, जहाँ पे आपको रिन्यूएबल सोर्सेज दिखेंगे। ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें सर्कुलर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगी। अब यहाँ पे देखो क्या कहा गया, ये रिड्यूस करेगा ग्रीन हाउस गैसेस को। सीधी सी बात है, रिन्यूएबल सोर्सेज यूज करोगे, रिसाइकलिंग करोगे, ग्रीन हाउस गैस रिड्यूस होगी। तो ये तो करेक्ट हो गया। सेकेंड है इट रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स एज इनपुट। अगर रीयूज करोगे, रिसाइकल करोगे, रॉ मटेरियल एज इनपुट ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा। थर्ड है इट रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। रिसाइकल करोगे, रीयूज करोगे, रीन्यू करोगे, सीधी सी बात है प्रोडक्शन प्रोसेस में कम वेस्टेज होगा। तो ये भी करेक्ट है। तो दिख रहा है आपको तीनों ही करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड बोथ एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कैपिटल रिसीट्स क्रिएट अ लायबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लायबिलिटी की बात की जा रही है और कैपिटल रिसीट्स की बात की जा रही है। कैपिटल रिसीट्स जो है वो क्या होती है? वो बड़े पैसे जब आपके पास आते हैं तो उसको हम कहते हैं कैपिटल रिसीव हुआ है, कैपिटल रिसीट्स है वो। बड़े पैसे कैसे आएंगे वो समझिए। बड़े पैसे पीएसयूज का डिस इन्वेस्टमेंट करके आता है। यहाँ पे अगला पॉइंट है भी, उसको देख लो आप। सेकंड पॉइंट में यही कहा गया, बोरोविंग्स एंड डिस इन्वेस्टमेंट्स आर कैपिटल रिसीट्स। तो ये बिल्कुल सही है। बोरोविंग जब आप करते हो तो आप ज़्यादा बोरोविंग करते हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फंड्स देती है आपको, वो बोरोविंग्स के ऊपर क्या होता है, आपको इंटरेस्ट वगैरह भी देना है, तो आपका कैपिटल रिसीट बढ़ता है। इसी तरह डिस इन्वेस्टमेंट से क्या होता है कि आपने अपने एसेट्स को सेल किया, अपने एसेट्स को सेल कर दिया, उसके बदले में आपको कैपिटल मिल गया, यानी कि कैपिटल रिसीट मिल गई, ज़्यादा पैसे मिल गए। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों कैपिटल रिसीट्स हैं। और इससे क्या हो रहा है, इससे आप लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हो ना। अगर आपने अपने एसेट को सेल किया और उसके बदले में आपने पैसे ले लिए तो लाइबिलिटी क्रिएट हो गई ना। एसेट्स को सेल कर दिया आपने, और वही यहाँ पे लिखा भी है रिडक्शन इन द एसेट्स। और कैपिटल रिसीट्स जो है वो आपको दिख रहा है बोरोविंग से भी आ रही है। तो बोरो किया आपने, पैसे लोन लिए, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है, तो वो इंटरेस्ट आपके ऊपर एक लाइबिलिटी है। तो ये दोनों पॉइंट ही करेक्ट है। अगला पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट्स अ लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। देखो इंटरेस्ट कहीं भी रिसीव हो, ये इंटरेस्ट किसको मिलेगा? ये गवर्नमेंट को मिलेगा। तो ये इंटरेस्ट क्या होगा? मान लो आपने XYZ लोन लिया, इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट आपको मिला, ये आपने रिसीव किया, तो ये इंटरेस्ट क्या होगा? ये लाइबिलिटी थोड़ी होगा। ये आपके ऊपर, आपको दिख रहा है कि पैसे मिले आपको, तो लाइबिलिटी नहीं है ये। तो ये पॉइंट गलत होगा आपका। ये दोनों सही है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका ये होगा 1 एंड 2 ओनली। ये बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए कि क्या लाइबिलिटी है, क्या एसेट्स है, क्या कैपिटल रिसीट्स है, क्या रेवेन्यू रिसीट्स है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट राजा राम मोहन रॉय। पहला पॉइंट क्या है? ही possessed ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल सिस्टम्स ऑफ द ईस्ट। तो ये करेक्ट है। इन्होंने ही ब्राह्मो समाज, आत्मीय सभा, ये सब फाउंड किया है। तो ये सब के फाउंडर है, तो ये तो करेक्ट है। ब्राह्मो समाज नहीं, सॉरी, ब्राह्मो सभा का इन्होंने फाउंडेशन किया था। इसके बाद ब्राह्मो समाज आपको दिखा था, तो वो इसका जो है आगे का आपको दिख रहा है कि पार्ट है। इसका प्रिकर्सर क्या है? ब्राह्मो सभा है। ब्राह्मो समाज का प्रिकर्सर ब्राह्मो सभा है। इसकी फाउंडेशन जो है राजा राम मोहन रॉय ने की है। तो ये पॉइंट करेक्ट है। अगला पॉइंट देखते हैं। ही डिजायर्ड हिज कंट्रीमेन टू एक्सेप्ट द रैशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच एंड द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। सोशल इक्वालिटी की बहुत बात की है इन्होंने, वुमेन और मेन के इक्वालिटी की, जो ह्यूमन डिग्निटी है उसकी बहुत बातें की है। तो ये पॉइंट भी करेक्ट है। तो ये दोनों ही करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बेसिक स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है, तो ये सॉल्व हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत ऐसी नहीं आनी चाहिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स विथ रिगार्ड टू नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम। एनसीएम की बात हो रही है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी की बात होगी। देखते हैं क्या ऑप्शन है। बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स एंड फॉरेन क्लोथ, बिल्कुल करेक्ट है, यही हमने किया था। इसी में हम नॉन कोऑपरेशन की बात कर रहे थे। स्वदेशी यहाँ पे आपको सुनने को मिला था, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला ऑप्शन है ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, बिल्कुल करेक्ट है, गांधी जी के मार्गदर्शन में हो रहा है। तो नॉन वायलेंस तो सीधी सी बात है, ऑब्जर्व किया जाएगा, वो भी स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, तो ये भी करेक्ट है। इसके बाद है रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक। टाइटल्स और ऑनर्स कौन देता था उतने टाइम? ब्रिटिशर्स देते थे, तो उसको हमने सरेंडर किया था, ना कि रिटेन किया था, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। अगला है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स, ये भी करेक्ट है, क्योंकि ये जो लॉ कोर्ट्स थे इसको हमने जब बॉयकॉट करने की बात की तो हमारे पास कुछ तो सेटअप होना चाहिए जिससे हम ये सारी चीजें कर पाए। तो हमने क्या किया, हमने पंचायत के को सेटअप करना चालू किया डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए, तो ये भी करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ये फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ जो है करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली 3। अब इसमें और क्या इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है वो थोड़ा सा देख लो। एनसीएम की बात होती है तो यहाँ से रिलेटेड आपको रॉलेट एक्ट दिखता है, यहाँ से रिलेटेड आपको जलियांवाला बाग मैसेकर दिखता है। ये दो चीज़ें जो है इससे रिलेटेड है, उसी के रिस्पॉन्स में ये चीज़ आपको दिखी थी। बेसिक स्पेक्ट्रम की ये भी नॉलेज है, तो आप इसको वहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा स्वदेशी हमने देख लिया, चरखा वगैरह जो है इसमें दिखा था, खादी की बात इस यहीं पे होना चालू हुई। जेल भरो एक आंदोलन था कांग्रेस का, वो यहाँ पे दिखा। और क्या इसके अंदर दिखा आपको? यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशंस को सेट किया गया, जैसे पंचायत को इस्टेब्लिश किया गया, उसी तरह आपको दिखा कि काशी विद्यापीठ को इस्टेब्लिश किया गया। इसके साथ साथ बिहार विद्यापीठ आपको दिखी, और जामिया मिलिया इस्लामिया जो है वो आपको सेटअप होती हुई दिखी। तो ये 3 इंस्टीट्यूशंस भी सेटअप किए गए इसके टाइम पे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे। ये कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन है स्पेक्ट्रम की जो कि आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है द इरिगेशन डिवाइस कॉल्ड अरागट्टा वॉज। ऑप्शन ए है अ वाटर बैग मेड ऑफ लेदर पुल्ड ओवर अ पुली। उसके बाद है लार्ज व्हील विथ अर्थन पॉट्स टाइड टू द आउटर एंड्स ऑफ इट्स स्पोक्स। इसके बाद है लार्जर अर्थन पॉट ड्रिवन बाय बुलक्स। और फिर है लार्ज वाटर बकेट पुल्ड अप बाय रोप्ड डायरेक्टली बाय हैंड। देखो ऐसे क्वेश्चंस परेशान करने के लिए होते हैं। अगर आपको याद है कि इरिगेशन की डिवाइस ये किस काम आएगी तो आप इसको टिक कर लो। इसका सबसे ईजीएस्ट जो लिंक या लॉजिक कह सकते हो आप, वो क्या हो सकता है कि अगर इरिगेशन की बात हो रही है, इरिगेशन का मतलब क्या है? सिंचाई करोगे, सिंचाई किसकी करोगे? क्रॉप्स की करोगे। क्रॉप्स को क्या दोगे? क्रॉप्स को पानी दोगे, वाटर सप्लाई करोगे। कैसे करोगे वो समझो। अगर लार्ज अर्थन पॉट जो है वो बुलक से लेके जाओगे तो यहाँ पे इरिगेशन का क्या आपको रोल दिख रहा है? क्रॉप से रिलेटेड ऐसा इरिगेशन का क्या रोल दिख रहा है? ज्यादा पानी तो आप खेत में बहाओगे नहीं, सारी जो आपके बीज है वो बह जाएंगे, तो ये तो हटा दो यहाँ से। अ लार्ज वाटर बकेट पुल्ड बाय रोप डायरेक्टली बाय हैंड। अगर लार्ज वाटर बकेट है तो उसको आप या तो बुलक से पुल कराओगे या कोई ऐसा जानवर होगा आपके पास, आप खुद से क्यों पुल करोगे? और इसमें इरिगेशन कैसे हो रहा है? अगर आप पुल भी कर रहे हो तो इसमें इरिगेशन कैसे हो रहा है? उसका कोई सेंस नहीं बनता, तो ये भी हटा दो। ये वाला पॉइंट क्या दिख रहा है? वाटर बैग मेड ऑफ लेदर पुल्ड ओवर पुली। लेदर का वाटर बैग बना दिया, ठीक है, पुली के ऊपर खींच भी लिया, तो क्यों करोगे ये? आप वेल के अंदर से अगर पानी निकालना है तो इसको करोगे कि ठीक है यहाँ से पुल किया, इसके अंदर पानी भर गया और इसको ऊपर ला दिया, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। इसमें इरिगेशन का कोई पर्पज ही नहीं दिख रहा। जब इसको देखते हो आप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अ लार्ज व्हील विथ अर्थन पॉट्स टाइड टू द अदर एंड ऑफ इट्स स्पोक्स। तो ये जो लार्ज व्हील है उसके स्पोक्स जब जमीन पे जाएंगे तो ये जमीन में क्या करेंगे, ये होल कर देंगे, और इसी में अगर आप पॉट को लगा दोगे, उसके अंदर पानी भर दोगे, तो पानी धीरे धीरे इसके अंदर जाएगा, तो इससे आपका इरिगेशन होगा। ये सबसे क्लोज लॉजिक जो है मुझे लगता है कि आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी तो इसमें कोई लॉजिक दिखता नहीं है, क्योंकि उसने हिंट दे दिया इरिगेशन डिवाइस है, तो सबसे क्लोज इसके यही है और इसका करेक्ट आंसर भी यही है। तो कुछ इस तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रूलर्स इन एंशियंट इंडिया हैड अज्यूम्ड द टाइटल्स मत्तविलास, विचित्रचित एंड गुना भरा। अब ये जो क्वेश्चन है तो देखो ये एनसीईआरटी का, लेकिन इजी तो नहीं कहूंगा मैं इसको। यहाँ पे ऐसा है कि आपको याद होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? महेंद्र वर्मन इसका करेक्ट आंसर है, महेंद्र वर्मन 1।
इसको हम क्या कहते थे, इसको हम मत्त विलास कहते थे, इसको विचित्र चित्त कहते थे, और गुणा भरा जो है इसी को हम लोग कहते थे। अब ये राजा कब था, ये राजा कौन सी डायनेस्टी का है, तो वो देख लो, ये पल्लव डायनेस्टी का राजा है। कौन सी डायनेस्टी है, पल्लव डायनेस्टी। इसके अलावा अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन देखोगे, इनके टाइम पे रॉक कट आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा दिखा है, रॉक कट टेम्पल्स बहुत ज्यादा दिखे हैं। ये कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। मत्त विलास जो आपको दिख रहा है, ये बहुत शौकीन था, इसको टेक्स्ट वगैरह लिखने का बहुत शौक था, लिटरेचर का बहुत शौक था। तो ये जो मत्त विलास आपको दिख रहा है, इससे रिलेटेड इसने एक टेक्स्ट लिखा था, मत्त विलास प्रहासनम। तो ये इसका जो एक टेक्स्ट था वो भी याद कर लो, हो सकता है ये वाला पूछ दे आपसे कभी, किसने लिखा है इसको, तो महेंद्र वर्मन वन ने इसको लिखा है। इसके अलावा और क्या है इसमें, अगर आप देखोगे तो ये जो और किंग यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, उनके बारे में देख लो, इनका ऑर्डर समझ लो। सबका इसमें से बाप कौन है, सबका इसमें से सिंह वर्मन जो है इन सभी का फादर है, ठीक है, ये नंबर 1 पे है सिंह वर्मन, ठीक। इसके बाद इसका सन कौन है, इसका बेटा कौन है, सिम्हा विष्णु जो है सेकंड नंबर पे है, सिम्हा विष्णु। इसका चाइल्ड है, चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन। इसके बाद कौन है, इसके बाद इसका बेटा है महेंद्र वर्मन वन, इसका बेटा है, ये थर्ड नंबर पे है। और इसके बाद कौन है, नरसिम्हा वर्मन वन, ये जो है फाइनली लास्ट वाला है, ये महेंद्र वर्मन वन का बेटा है। तो ये ऑर्डर है इन लोगों का, हो सकता है इसमें कभी क्वेश्चन पूछ दे। इसके अलावा जो ये सिम्हा विष्णु है, ये भी बड़ा शौकीन इंसान है, तो इसने अपना नाम क्या रखा था, अवनी सिम्हा, इसने अपना नाम रखा था। कंफ्यूज कर सकता है आपको सिम्हा वर्मन और सिम्हा विष्णु में, तो आपको ध्यान रखना है कि सिम्हा विष्णु ने अपना नाम रखा था अवनी सिम्हा। हो सकता है कि ये आगे पूछ ले, जैसा ये पूछा है वैसे ही इसके ऊपर फ्रेम कर दे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फायान द चाइनीज पिलग्रिम ट्रेवल टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्लास 11 एनसीईआरटी का। इसके ऊपर वाला भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, लेकिन वो थोड़ा टफ है, ये तो इजी क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे आपको दिखा है। और इसके अलावा और कुछ इंफॉर्मेशन की बात करें, चंद्रगुप्त 2 की अगर बात करें, तो ये खुद को विक्रमादित्य कहता था, ये टाइटल इसने खुद को दिया था। इसके अलावा और जो यहाँ पे किंग्स है, जैसे स्कंद गुप्ता की बात करें, तो स्कंद गुप्ता के ही टाइम पे हुन्स का इन्वेजन आपको दिखा है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। वैसे दिखा तो इसके पहले भी है, लेकिन इसने जो है बैटल ली है, और उस बैटल में ही शायद इसकी डेथ हो गई थी, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, स्कंद गुप्ता जो है इसने भितारी और इसके साथ साथ जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है इसके टाइम पे दिखे आपको। बाकी कुमार गुप्त वन जो है, इसने क्या किया था, इसने डिफीट किया था हुन्स को, इसने डिफीट किया था हुन्स को। चंद्रगुप्त का हमने देख लिया, ये खुद को विक्रमादित्य कहता है, ठीक है। समुद्रगुप्त, इसकी क्या कहानी है, इसने जो है गोल्ड कॉइन्स सर्कुलेट किए, और इन गोल्ड कॉइन्स को ये गरुड़ नाम से लॉन्च किया था इसने। तो ये जो है बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, हो सकता है आगे काम आ जाए। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लेड अ सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द किंगडम ऑफ श्री विजय, द पावरफुल मैरीटाइम स्टेट विच रूल्ड द मलाय पेनिनसुला, सुमात्रा, जावा एंड नेबरिंग आइलैंड्स। देखो, नेवी की बात होगी तो नेवी की बात से आपको एक चीज ध्यान आनी चाहिए, जब राजेंद्र वन चोला की बात होगी, चोला डायनेस्टी जो है इसकी बात सबसे पहले होगी जब भी नेवी की बात होगी। तो यहाँ पे बहुत अच्छा हिंट दिया उसने कमीशन ने, और आपका काम आसान कर दिया। राजेंद्र वन खुद को क्या कहता था, गंगाई कोंड चोला, ये कहता था खुद को, गंगाई कोंड चोला ये खुद को कहता था। गंगा को इसने जीत लिया, गंगा पुत्र करके जो खुद को ये कहता था। और इसके अलावा ये खुद को क्या कहता था, कोड़ाराम कोंडम भी ये खुद को कहता था। तो 2 नाम है इसके, गंगाई कोंड और कोड़ाराम कोंडम। तो आपको दिख रहा है कि ये इस तरीके का क्वेश्चन जो है, मत्त विलास विचित्र चित्त और गुणा भरा, ऐसा ही क्वेश्चन हो सकता है राजेंद्र वन पे फ्रेम कर दिया जाए, गंगाई कोंड और कोड़ाराम कोंडम। तो ये 2 इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया 600 टू 322 BC कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे टेरिटोरियल रीजन है और रिवर फ्लोइंग इन द रीजन। अस्माक की बात हो रही है, अस्माक रीजन आपने सुना होगा, असाक एक जनपद था। तो ये जनपद जो है इसके सराउंडिंग में आपको दिख रहा है गोदावरी, गोदावरी के बैंक पे ही ये जो है, इसके बैंक्स पे ही ये जनपद बसा हुआ था, असाक जनपद। तो ये तो करेक्ट है, गोदावरी वाला। दूसरा कंबोज की बात हो रही है,
बिपास कौन सी रिवर है? ब्यास रिवर है। और कम्बोज जो है ये आपको दिख रहा है कि अफगानिस्तान के साइड पे दिखा था। और ब्यास रिवर कहाँ पे थी? ये अगर आप इंडिया में देखोगे तो पंजाब के रीजन में कहोगे ब्यास रिवर दिखती है। तो ये तो गलत हो गया, दूर दूर तक कोई रिलेशन दिख नहीं रहा। इसके बाद है अवंती, महानदी के पास। तो अगर आप महानदी की बात करोगे तो महानदी आपको ईस्टर्न साइड पे दिखती है। वहीं पे अवंती जो है वो आपको उज्जैन में दिखा है। तो उज्जैन में आप देख रहे हो अवंती है, मालवा रीजन के अंदर। तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद है कोशाला, सरयू नदी पे। तो कोशाला जो है वो अयोध्या और श्रावस्ती के रीजन में दिखा है। और सरयू जो है, सरयू मॉडर्न डे अयोध्या जो है वहां पे आपको दिखती है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये भी करेक्ट है। कौन सा गलत था? ये कंबोज और अवंती। इसका करेक्ट आंसर होगा 1 एंड 4। तो ओनली 2 जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दिखेगा। एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन है लेकिन थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ है। अस्माक जो है ये महाजनपद में आपको दिखा है, 16 महाजनपद में से एक है जो कि गोदावरी नदी के पास है। कंबोज जो है अफगानिस्तान के पास है। ब्यास जो है पंजाब में है, तो इसका कोई सेंस नहीं है। अवंती जो है मालवा रीजन में है, सेंट्रल वेस्ट में कह सकते हो। महानदी जो है सेंट्रल ईस्ट में आपको दिखती है, तो इसका भी कोई सेंस नहीं है। कोशाला जो है ये आपको दिखा है कि अयोध्या और श्रावस्ती के रीजन में है। और सरयू जो है मॉडर्न डे अयोध्या में है, तो ये भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय, अ म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल, वॉज सेट अप इन 1901 बाय विष्णु दिगंबर पलुस्कर इन। अब ये इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आपको याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है तो शायद ही इसमें आप कुछ कर पाओ। इसका करेक्ट आंसर है लाहौर। और इसी स्कूल में आपको बहुत फेमस सॉन्ग दिखा है, उसकी कंपोजिशनिंग यहाँ पे हुई है। रघुपति राघव राजा राम जो ओरिजिनल वाला है वो इसी स्कूल में आपको दिखा है, इन्हीं के द्वारा ये जो है किया गया। तो लाहौर इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखोगे, अशोकन इंस्क्रिप्शंस की बात की गई है। अशोकन इंस्क्रिप्शंस सजेस्ट दैट द प्रदेशिका, राजुका एंड युक्ता वर इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स एट। ये बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन में आपको ये चीज़ें दिखी है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। द कांग्रेस डिक्लेयर्ड द अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स टू बी इट्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात फिर से होगी। इसके पहले भी एक क्वेश्चन दिखा था आपको, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है क्योंकि कांग्रेस जो है स्वराज और स्वदेशी की बात उसने की थी, जेल भरो की बातें उसने की थी, तो पीसफुली ये सारी चीजें करने के लिए रेडी थे। ये सारा जो इन्होंने ऑब्जेक्टिव लिया था, कहाँ पे लिया था? नागपुर में लिया था इन्होंने। और कब लिया था? 1920 वाले सेशन में इन्होंने ये लिया था। इसको प्रिसाइड कौन कर रहे थे? वी राघवा चरैचर, कुछ नाम है इनका, चरैयर। तो वी राघवा चरैयर जो है उनके अंडर में ये इन्होंने किया था। अगला पॉइंट है इसमें, इट वॉज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन स्टेजेस विद सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द नेक्स्ट स्टेज ओनली इफ स्वराज डिड नॉट कम विद इन अ ईयर एंड द गवर्नमेंट रिजॉर्टेड टू रिप्रेशन। ये भी करेक्ट है, स्टेजेस में ये चीज़ डिसाइड हुई थी कि पहले कुछ चीज़ों का वर्कआउट होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन भी करेक्ट है, बेसिक एनसीईआरटी की इन्फॉर्मेशन है। तो एनसीईआरटी की इन्फॉर्मेशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। और कुछ इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात कर ले नॉन कॉपरेशन से रिलेटेड, तो ऐसा कुछ खास तो है नहीं। वो रॉलेट एक्ट वगैरह हमने देख ही लिया, चरखा वगैरह देख लिया। यहाँ पे और एक पॉइंट आपको दिखा था कि एक डिमांड हमारी क्या थी, हमारी मतलब कांग्रेस की, इन्होंने रिस्टोर करने की बात की थी सुल्तान को, जो टर्की का सुल्तान था उतना टाइम, उसकी पोजीशन को रिस्टोर करने की बात की थी। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन हो सकता है कभी पूछ ले, आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया, क्रोशिया, सर्बिया, स्वीडन, नॉर्थ मैसेडोनिया। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर मेंबर्स ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो की बात हो रही है, इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज उसका पार्ट है, उसके मेंबर्स है। अब ये थोड़ा टफ भी मैं कहूँगा और इसको ईजी भी कहूँगा। अब इसका कहने का रीज़न यही है कि नेटो से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिखते हैं, हर साल लगभग पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके मेंबर्स तो याद होने चाहिए। अगर बात करें तो यहाँ पे 32 टोटल मेंबर्स हैं। एज ऑफ नाउ की बात करें तो 32 टोटल मेंबर्स हैं। उसके अलावा इसके फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे? टोटल 12 मेंबर्स जो है इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। उसमें कौन कौन होगा वो थोड़ा सा आप देख लो। उसके अंदर यूके, यूएस,
यूके, यूएस, कनाडा हो गए, इटली, आइसलैंड और फ्रांस हो गए। इसके बाद नीदरलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क हो गए, पोर्तुगल, बेल्जियम और लग्जमबर्ग हो गए। तो ये 4 एरियाज़ में याद कर लो इसको, यूयूसी, यूके, यूएस, कनाडा, आईआईएफ यानी कि इटली और आइसलैंड एंड फ्रांस। इसके बाद एनएनडी, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, डेनमार्क और फिर पीबीएल, पोर्तुगल, बेल्जियम, लग्जमबर्ग। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं, 12 कंट्रीज़ जो इसकी फाउंडिंग मेंबर्स हैं। यहाँ पे आप देख लो, 32 ऐसे याद कर लो तो सही होगा। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ऑस्ट्रिया इसका पार्ट नहीं है, बल्गेरिया ने ज्वाइन किया 2004 में, क्रोशिया ने ज्वाइन किया 2009 में, सर्बिया इसका पार्ट नहीं है, स्वीडन ने ज्वाइन किया 2024 में, नॉर्थ मैसेडोनिया ने ज्वाइन किया 2020 में। तो ये दोनों जो है इसका पार्ट नहीं है, ऑस्ट्रिया और सर्बिया, बल्कि ये बल्गेरिया, क्रोशिया, स्वीडन और नॉर्थ मैसेडोनिया, ये चारों इसका पार्ट है, इसके मेंबर्स हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली 4, जो कि ऑप्शन बी है। तो आपको 32 मेंबर्स को याद कर लेना है। क्वेश्चन इस पे हो सकता है आगे फिर से पूछ ले, क्योंकि पूछता है वो इस पे क्वेश्चन, तो आप रिस्क नहीं लोगे। आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज: बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पैराग्वे और वेनेजुएला। एंडीज माउंटेन्स पास थ्रू हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज। ये देखो बेसिक सी इंफॉर्मेशन है मैपिंग की। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे वो समझो। एंडीज की बात करोगे तो कुछ इस तरीके का आपको साउथ अमेरिका दिख रहा है और ये जो है एंडीज आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ब्राजील जो है वो इस साइड पे आपको दिख रहा है, ब्राजील ऐसा कुछ बड़ा सा, तो ब्राजील को हटा दो, ये नहीं होगा। रही बात कोलंबिया की, कोलंबिया आपको सबसे ऊपर दिख रहा है, इसके पहले वेनेजुएला भी दो है, तो वेनेजुएला भी ले लो। कोलंबिया, सॉरी ये कोलंबिया और वेनेजुएला ये आपको एकदम टॉप मोस्ट में दिख रहे हैं। एक्वाडोर आपको यहाँ पे कॉर्नर पे कहीं दिखता है, तो एक्वाडोर भी जो है इससे भी पास होगा, एक्वाडोर भी हो गया। इसके बाद पेरू जो है यहाँ पे कहीं है, ठीक है। पेरू के बाद आप थोड़ा नीचे आते हो तो ब्राजील के ही नीचे बोलिविया है, तो बोलिविया थोड़ा सा इस साइड पे है, तो बोलिविया से भी पास हो रहा है। नीचे थोड़ा हो गया चिले है, चिले के बाद फिर फाइनली यहाँ पे जो है इस साइड अर्जेंटीना है, ठीक है। तो कितने कंट्रीज से ये पास हुआ अगर इसके अंदर देखा जाए, तो बोलिविया से पास हुआ था, ब्राजील से नहीं हुआ, कोलंबिया से पास हुआ था, पैराग्वे हमने इसमें मैप नहीं किया, लेकिन पैराग्वे जो है वो अर्जेंटीना के जस्ट ऊपर आपको दिखता है, ब्राजील के जस्ट नीचे, तो उसके बीच में कहीं है। तो ये भी जो है एंडीज के उससे तो नहीं जाता, मतलब एंडीज के थ्रू तो नहीं जाता, तो ये भी हटा दो। वेनेजुएला तो देख लिया आपने, टॉप पे था, तो यहाँ से भी आपको पास होता हुआ दिखता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोलिविया, कोलंबिया, एक्वाडोर भी हमने देखा साइड में था, और वेनेजुएला। पैराग्वे और ब्राजील ये दोनों से नहीं पास हो रहा। इसके साथ साथ याद कर लो अर्जेंटीना के साइड से ये निकल रहा है, इससे भी पास नहीं हो रहा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन शायद आगे काम आ जाए। इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली 4, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग वाटर बॉडीज: लेक तंजानिका, लेक तोनले साप, पेटोस लगून। थ्रू हाउ मेनी ऑफ देम डज द इक्वेटर पास। देखो इजी क्वेश्चन तो नहीं है, ये टफ क्वेश्चन है। अगर याद है तो कर लोगे, नहीं याद है तो फिर दिक्कत होगी। दिक्कत क्यों होगी? चलो ये एक लेक हो सकता है आपने कवर किया हो, ईस्टर्न अफ्रीका की लेक है, वहाँ की लेक्स को आप कवर करते हो, तो शायद ये आपने कवर किया होगा। इसके बाद ये टोनले सैप जो है ये कंबोडिया में दिखती है, लेकिन शायद ही आप इसको कवर करो। पतोस लगून ये शायद से ब्राजील वाली लेक आप कवर कर लो। तो आपको क्या दिखा? ये अफ्रीका में दिख रहा है, ईस्टर्न अफ्रीका में, ये कंबोडिया में दिख रहा है, और ये पतोस लगून जो है ये ब्राजील में दिख रहा है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे वो समझो। तो ये इक्वेटर है, इसके ऊपर यहाँ कहीं कंबोडिया है, और कंबोडिया में ये वाली लेक दिखी थी, तो ये तो पास नहीं करेगा ना, इक्वेटर इसके थ्रू कैसे पास करेगा? कंबोडिया तो इससे बहुत ऊपर है, तो ये तो हटा दो। दूसरी ये पतोस्ट लगून, देखो ब्राजील से पास तो करती है इक्वेटर, लेकिन ये वाली लेक इक्वेटर के नीचे है, ठीक है, ये हो गया। और फिर ये जो तंगानिका है ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन द वर्ल्ड, तो ये भी जो है इक्वेटर के नीचे है, तो इसका आंसर होगा नन। और ये टफ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन तो नहीं है, इजी क्वेश्चन नहीं है, टफ है। याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो इसको स्किप कर दो और आगे चले जाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टर्मरिक ड्यूरिंग द ईयर 2022-23। 25 का पेपर है, उसमें 2022 और 23 का क्वेश्चन पूछा गया। देखते हैं क्या अप्रोच हो सकती है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड। देखो भी रिसेंटली नेशनल टर्मरिक बोर्ड आपको देखने को मिला है, तो इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर तो है टर्मरिक का। ये इंफॉर्मेशन रिसेंट न्यूज़ की है।
अगली इंफॉर्मेशन है, मोर देन 30 वैरायटीज ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया। बिल्कुल की जा सकती है, बहुत सारी वैरायटीज हो सकती है, 30 का इवन उससे ज्यादा हो सकती है, बहुत सारी वैरायटीज हमने अभी डिस्कवर भी नहीं की है। तो ये भी करेक्ट दिख रहा है आपको। इसके अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक एंड तमिलनाडु आर मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। देखो तेलंगाना को तो टर्मरिक कैपिटल हम कहते हैं, ठीक है, तो ये तो करेक्ट है। रही बात बाकी सारे स्टेट्स की, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु है, ये भी मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, क्योंकि अगर उसने तेलंगाना को यहाँ पे मेंशन कर दिया तो वो ऐसे स्टेट तो यहाँ पे मेंशन नहीं करेगा जो आपको दिखेगी इसको गलत करा दे। तो ये भी करेक्ट है, इसमें तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑल 3 होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 1, 2 एंड 3। इसमें इंफॉर्मेशन क्या फोकस करने वाली है, इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है, हमारे पास नेशनल टर्मरिक बोर्ड भी है, तेलंगाना टर्मरिक कैपिटल है, ये कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे याद करने वाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एविडेंसेस ऑफ द फिनोमेना ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की बात हो रही है, एनसीईआरटी का बेसिक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, एनसीईआरटी की बेसिक इंफॉर्मेशन है। पहला पॉइंट क्या है, द बेल्ट ऑफ एंशियंट रॉक्स फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैचेस विथ दोज फ्रॉम वेस्टर्न अफ्रीका। ये एविडेंसेस वाला पार्ट जो है, ये जहाँ तक है मुझे याद है, नई वाली जो एनसीईआरटी उसमें चैप्टर 4 के अंदर ये चीज़ें दी गई हैं, तो ये तो करेक्ट है। ब्राजील कोस्ट जो है वो मैच करता है कि कैसे वो टूट के निकला हुआ है। सेकेंड है, द गोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ घाना आर डिराइव्ड फ्रॉम द ब्राजील प्लेटू व्हेन द टू कॉन्टिनेंट्स ले साइड बाय साइड। ये भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है और ये सारी चीज़ें मेंशन की गई है एनसीईआरटी में। इसके बाद है, गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर। देखो ये टिलाइट वाला जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, वही चीज़ है ये, तो ये भी करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। कुछ और अगर इंफॉर्मेशन देखना चाहो तो ये 6 डिफरेंट काउंटर पार्ट्स कौन से होंगे, अफ्रीका इसमें से एक है, फॉकलैंड एक है, फिर मेडागास्कर आइलैंड एक है, अंटार्कटिका है और ऑस्ट्रेलिया है। ये साउदर्न पार्ट में 6 काउंटर पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, तो हो सकता है आगे कभी पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए कौन कौन से हैं। अफ्रीका है, उसके बाद फॉकलैंड आइलैंड है, मेडागास्कर है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। ये 6 जो है काउंटर पार्ट्स दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ पे हमने 25 क्वेश्चंस को कवर कर लिया। दैट्स इट फॉर टुडेज सेट ऑफ पीवाईक्यूज। इफ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, मेक श्योर स्क्रीन पे क्लिक करके सारे एपिसोड इसके देख डालो। एंड रिमेंबर, द मोर पीवाईक्यूज यू सॉल्व, द मोर प्रेडिक्टेबल यूपीएससी बिकम्स। So do not skip any videos. See you in the next one. Let's get ready for prelims 2026 together and get ahead of the competition.